नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिश्तेदारों से कितना कैश गिफ्ट मिलने पर आ सकती है इनकम टैक्स से नोटिस 2025 में। दोस्तों, यदि आप अपने रिश्तेदारों से कैश ले रहे हैं, कैश गिफ्ट में आपको मिल रहा है, पैसा ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, तो कितना कैश, कितना पैसा आप अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, किन किन रिश्तेदारों से ले सकते हैं जिस पर आपको कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, या फिर अगर आपने लिमिट से ज्यादा पैसा ले लिया है तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। कैश गिफ्ट के अलावा और भी कई सारी गिफ्ट जो है मेरे रिश्तेदारों से मिलती है, जैसे कि बैंक ट्रांसफर हो गया, या फिर प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बार हमें गिफ्ट में मिलती है। तो क्या हम गिफ्ट में ले सकते हैं? कैश के अलावा काइंड में अगर मिलती है तो वो कितनी हम ले सकते हैं, किन रिश्तेदारों से ले सकते हैं, कौन कौन से रिश्तेदार यहां पर दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इनकम टैक्स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो गिफ्ट के सारे प्रोविजन जानना आपके लिए जरूरी है। इस एक वीडियो में ही हम सारी प्रोविजन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे गिफ्ट के रिलेटेड, कि अगर आपको गिफ्ट से पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, संपत्ति मिल रही है, जायदाद मिल रही है, जमीन मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है, तो कब यहां पर आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, कैसे यहां पर आप इनकम टैक्स से बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो गिफ्ट रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं किन रिश्तेदारों से कितना गिफ्ट मिलने पर आ सकती है इनकम टैक्स से नोटिस। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट, यानी कौन से आपको कैश में या काइंड में क्या क्या यहां पर मिल रहा है जो यहां जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदारों से आपको पैसा मिल रहा हो, यानी मनी। अब ये जो मनी है वो कैश में भी हो सकता है, यानी आपको कैश गिफ्ट मिल रही हो, या फिर आपको बैंक के थ्रू ये गिफ्ट मिल रही है, यानी बैंक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो बैंक के थ्रू अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो आपको यूपीआई से हो रहा हो, या आपको चेक दिया गया हो, या आपको आरटीजीएस किया गया है, एनईएफटी किया गया है, या फिर आईएमपीएस किया गया है, या फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पर ट्रांसफर किया गया है। तो अलग अलग मोड से जो है, अदर मोड से जो है वो यहां पर आपको गिफ्ट जो है या पैसा जो मनी है, मनी के रूप में आपको आपके रिश्तेदारों द्वारा या आपके नॉन रिलेटिव द्वारा दिया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, आपको या तो जमीन दी है या फिर बिल्डिंग दी है, तो वो भी हो सकता है आपको गिफ्ट में दी जा सकती है। इसके अलावा हो गए आपको शेयर्स भी गिफ्ट में मिलते हैं। इसके अलावा हो गया आपके सिक्योरिटीज में, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, या फिर कोई स्टॉक है, या फिर म्यूचुअल फंड है, वो भी गिफ्ट में आपको मिल सकते हैं। तो क्या क्या गिफ्ट आपको मिल रही है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, आपको ज्वेलरी मिल सकती है। अब ज्वेलरी दो टाइप की होती है, या तो गोल्ड ज्वेलरी मिल सकती है, या फिर सिल्वर, या फिर प्लैटिनियम ज्वेलरी भी आपको यहां पर दी जा रही हो। इसके अलावा ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, या फिर आर्कोलॉजिकल कलेक्शन यहां पर आपको मिल रही है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। या फिर सातवां हमारा है एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो ये सारी चीजें जो है आपको गिफ्ट में अगर मिलती है तो ध्यान रखिएगा, अगर रिलेटिव से मिलती है, जो आपके रिलेटिव माने जाते हैं, कौन कौन रिलेटिव है ये आगे हम आपको बताएंगे, तो उस केस में होती है एग्जेम्प्ट, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, रिलेटिव से मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैश है इसके अंदर लिमिट दी गई है। कितनी लिमिट है वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि कितना आप कैश ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको रिलेटिव से मिल रहा है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर
नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो उस केस में कब टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, यह भी जानना जरूरी है। तो रिलेटिव से और नॉन रिलेटिव से आपको ये मिल रहा है, रिलेटिव के केस में एग्जेम्प्ट है, लेकिन नॉन रिलेटिव से अगर मिल रहा है तो उस केस में ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। हमारा कंसर्न है कि कैश गिफ्ट आपको कितना मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ये कैश गिफ्ट अगर आपको रिलेटिव से भी मिल रहा है ना, तो भी यहां पर लिमिट दी गई है। अगर लिमिट से ज्यादा आप रिसीव करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधे सीधे नोटिस आपको आ सकती है। आइए अब जानते हैं कौन है आपके रिलेटिव और कौन है आपके नॉन रिलेटिव, यानी कौन आपके रिश्तेदार माने जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से और कौन नहीं माने जाएंगे। समझना ये पहले जरूरी है, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैश कितना आप लेन देन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कौन से रिश्तेदार जो है वो यहां पर कवर किया जाता है गिफ्ट के केस में। तो कौन से रिलेटिव है इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से सेक्शन 56(10)(2) के हिसाब से कौन से आपके रिलेटिव माने जाते हैं। तो मान लीजिए ये इंडिविजुअल यानी कि आप हैं, तो अगर आपको गिफ्ट इन लोगों से अगर मिल रहा है, यानी ये आपके रिश्तेदार है, इनसे अगर आपको गिफ्ट मिलेगा तो उस केस में जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है, चाहे पैसा मिल रहा हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही हो, लैंड या बिल्डिंग मिल रही हो, या फिर आपको जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी है वो मिल रही हो, ज्वेलरी हो गई, बिलियन हो गया, शेयर हो गए, सिक्योरिटी हो गई, ये सभी चीजें अगर मिल रही है गिफ्ट में इन सभी से, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कौन से रिलेटिव है। सबसे पहले बात करते हैं स्पाउस की, तो यानी आपकी जो वाइफ है उनसे आपको मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा मदर फादर आ गए, और मदर फादर के जो माता पिता है यानी ग्रैंड फादर मदर, यानी आपके दादा दादी और परदादा दादी भी यहां पर कवर कर जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके ब्रदर और उनकी वाइफ और आपकी सिस्टर और उनके हस्बैंड। ध्यान रखिएगा आपके बहन भाई जो है वो आ जाते हैं, और साथ में उनकी जो स्पाउस है वो भी कवर करते हैं। अगर आपके ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर सिस्टर है, सोतेले हैं, तो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो बेटा है या आपकी जो लड़की है वो आ जाएगा, और उनके जो स्पाउस है साथ में वो भी यहां पर आ जाते हैं। अगर आपका सोतेला सन है या फिर सोतेले डॉटर है तो वो भी यहां पर कवर कर जाते हैं। स्टेप जो होंगे सिस्टर, सन या डॉटर, या अडॉप्टेड कह लो, अडॉप्टेड हो गए, सन या डॉटर अडॉप्टेड है तो वो भी कवर कर जाएंगे। इसके बाद हमने बता दिया था ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी दादा दादी तो आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके सास ससुर यानी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। आपकी जो स्पाउस है उनके भी माता पिता यहां पर कवर हो जाएंगे। उनके सिर्फ माता पिता नहीं, उनके जो भाई बहन है यानी आपका साला और आपकी साली वो भी कवर करते हैं रिलेटिव के डेफिनेशन में। इसी के साथ जो साले की वाइफ है वो कवर करेगी, और जो साली है उसके जो हस्बैंड है यानी आपके साड़ू भाई है वो भी कवर कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ, यानी आपके सास ससुर के माता पिता वो भी कवर कर जाएंगे, और उनके भी माता पिता है, उनके भी जो माता पिता है वो भी कवर कर जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अगर आपके फादर के भाई है जैसे काका काकी है वो कवर कर जाएंगे, उनके साथ उनकी वाइफ भी कवर करेगी। फादर की जो सिस्टर है, बुआ है, फूफा है, ये भी कवर कर जाते हैं। मदर के जो भाई है या उनकी वाइफ है, मामा मामी, और मदर की जो सिस्टर और हस्बैंड है, मासी और मासा, ये सभी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। आपके बेटे या बेटी हो, आपके पोता या पोती हो, पर पोता या पोती हो, वो सब भी कवर कर जाएंगे। तो ये जितने भी रिलेटिव के डेफिनेशन हमने लिखे हैं, रिलेटिव के नाम लिखे हैं, ये सभी रिलेटिव में कवर कर जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनके अलावा जो भी होंगे उन पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अगर इनके अलावा हमने किसी और से जो हमारे नॉन रिलेटिव है उनसे अगर हमने पैसा, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ली है तो हमें टैक्सेबिलिटी आ जाएगी इनकम टैक्स के हिसाब से। तो मैं आपको बताऊं कौन से यहां पर नॉन रिलेटिव भी है, ये भी जान लेते हैं। यहां पर ब्रदर और वाइफ तो आ जाती है, लेकिन इन ब्रदर सिस्टर जो आपके भाई बहन है उनके जो बच्चे हैं, सन और डॉटर जो है वो यहां पर कवर नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा जो ब्रदर और सिस्टर के आपके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, आपके भाई और बहन के जो बच्चे हैं वो कवर नहीं करेंगे रिलेटिव के डेफिनेशन में। इसी के साथ ब्रदर की जो वाइफ है या सिस्टर के जो हस्बैंड है, इनके भी ना माता पिता यहां पर आएंगे ना ब्रदर सिस्टर कवर करेंगे। तो इन लोगों के भी जो माता पिता है, ब्रदर सिस्टर है, उनसे भी अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो नॉन रिलेटिव में आ जाते हैं। इसके अलावा आपका बेटा बेटी है लेकिन उनके जो हस्बैंड और वाइफ है
बेटे की जो वाइफ है और डॉटर की जो हस्बैंड है, इनके भी घर वाले जो माता पिता बहन भाई है वो नहीं आते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपका जो साला और साली है, साला साली की वाइफ और हस्बैंड तो आ जाते हैं, लेकिन साला साली के जो बच्चे हैं, सन और डॉटर है, वो यहां पर कवर नहीं करते हैं। इसी के साथ जो फादर इन लॉ है, आपके सास ससुर है, इनके भाई और सिस्टर जो होंगे वो यहां पर कवर नहीं करेंगे, यानी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसके अलावा जो फादर के ब्रदर और वाइफ है, इनके भी अगर कोई बच्चे हैं, यानी काका काकी के जो बच्चे हैं, जो आपके कजिन माने जाते हैं, नेफ्यू माने जाते हैं, वो भी यहां पर नहीं आएंगे। जो फादर की सिस्टर है, उनके भी जो बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, वो भी यहां पर नहीं आएंगे। मदर की जो सिस्टर और ब्रदर है, उनके भी जो बच्चे हैं, या उनकी जो स्पाउस रिलेटेड रिलेटिव है, माता पिता है, यानी जो भी स्पाउस है, ब्रदर्स के जितने भी स्पाउस है, सिस्टर की स्पाउस है, या मदर के ब्रदर की जो स्पाउस है, इन स्पाउस की जो रिलेटेड है, यानी उनके जो माता पिता भाई बहन, वो भी यहां पर कवर नहीं करते। तो हमने दोनों चीज आपको बता दी, एक तो रिलेटिव बता दिए, ये इतने आपके रिलेटिव होंगे। इनके अलावा अगर आप किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो नॉन रिलेटिव में आ जाते हैं और वहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी कब आती है, जो भी गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है नॉन रिलेटिव से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉन रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रही है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कब आएगी। मान लीजिए कैश या बैंक मनी जो है वो आपको रिसीव हुआ है गिफ्ट के रूप में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर है तो 100% टैक्स चार्ज लग जाएगा। मान लीजिए दो बंदों से आपको एक से 30,000 रुपए मिला है, एक से 40,000 रुपए मिला है, कैश में मिला है, बैंक के थ्रू मिला है, तो यहां पर टोटल हो गया आपका 70,000 रुपए। तो ये पूरा का पूरा 70,000 रुपए पे टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। अगर वहीं पर यहां पर 20,000 रुपए मिले हैं, एक से 20,000 मिला है, एक से 20,000 मिला है, टोटल 40,000 है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा अगर मनी का केस है, यानी कैश है, बैंक है, ये अगर आपको रिसीव हुआ है, नॉन रिलेटिव से रिसीव हुआ है, तो उस केस में 50,000 रुपए से ज्यादा, सभी को मिलाकर देखना है, 50,000 रुपए से ज्यादा रिसीव हुआ है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपको लैंड, बिल्डिंग या दोनों ही चीज अगर मिली है तो यहां पर एग्रीगेट नहीं देखना है, यहां पर सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है। यानी एक प्रॉपर्टी मिली है, एक लैंड मिला है अगर नॉन रिलेटिव से, तो उस केस में कब टैक्सेबिलिटी आएगी। तो यहां पर दो सिचुएशन दी है। पहली सिचुएशन, अगर यहां पर जीरो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, यानी आपको यहां पर रिसीव हुई है, आपके मान लीजिए आपके फ्रेंड से आपको प्लॉट जो है वो रिसीव हुआ है, लेकिन सामने आपने जो है इसके सामने 1 रुपया भी नहीं दिया है, यानी जीरो कंसिडरेशन दिया है, विदाउट कंसिडरेशन दिया है, तो उस केस में उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हुई उस प्रॉपर्टी की, तो उस केस में टैक्स कर दिया जाएगा। 50,000 तक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 40,000 है, 50,000 तक अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50,000 से क्रॉस हो गई, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी दे दी गिफ्ट में, तो उस केस में पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर उसकी 10 लाख है तो 10 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। आपने प्लॉट लिया लेकिन इसके सामने आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 लाख। तो आपने क्या किया, यहां पर कंसिडरेशन तो दिया है, पैसा तो दिया है सामने, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट दिया है, इनएडुकेट दिया है, जो जस्टिफाई नहीं करता। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर आपने जो पैसा दिया है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है तो उस केस में डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया दिया है और 50 लाख की यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, तो 49 लाख रुपीस आपने कम दिए हैं। अब ये 49 लाख जो है वो 50,000 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है? तो यहां पर 10% कितना हुआ, 50 लाख का 5 लाख, तो हाँ 5 लाख से भी ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा होगा, डिफरेंस जो होगा 49 लाख, इस पर जो है वो टैक्स कर दिया जाएगा। ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी आपकी, उस पर जो है आपको टैक्स लगाया जाएगा अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब तीसरी बात करते हैं यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी की। यहां पर भी आपको एग्रीगेट देखना है, तो यहां पर भी विदाउट कंसिडरेशन, इनएडुकेट कंसिडरेशन है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, 50,000 से ज्यादा हुई तो उस केस में मान लीजिए आपने शेयर्स आपको मिले हैं 60,000 के, तो ये यहां पर जो है टैक्स कर दिया जाएगा। अगर 40,000 के शेयर मिलते तो उस केस में नॉन रिलेटिव से मिलते तो टैक्स नहीं लगता।
इनएडुकेट कंसिडरेशन की बात करें तो यहां पर जो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो यहां पर अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। मान लीजिए आपको शेयर रिसीव हुए थे 1 लाख के, लेकिन आपने वहां पर सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए हैं, तो उस केस में 90,000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब ये तो हमने बात कर दी टैक्सेबिलिटी नॉन रिलेटिव से, लेकिन यही चीज अगर आप रिलेटिव से रिसीव करते हैं तो उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अगर आपको विल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू यहां पर आपको मिल रहा है तो भी यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती। यहां पर आपके लिए जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, या फिर आपको मैरिज ओकेशन पर अगर मिलता है तो भी यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो ये 4 केस है, रिलेटिव, विल, इनहेरिटेंस। मैरिज के केस में रिलेटिव हमने ऑलरेडी बता दिया किन किन रिलेटिव से आपको मिलता है तो वहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट है। विल हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मैरिज हो गया, इन चीजों में अगर आपको मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको इन सिचुएशन में मिल रही है, विल में मिल रही है, मैरिज के दौरान मिल रही है, शादी के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी दे के जा रहा है, आपको कैश दे के जा रहा है, चेक दे के जा रहा है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो कैश है इसके लिए रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, भले ही वो रिलेटिव से मिले, विल के थ्रू मिले, या फिर मैरिज में भी अगर क्यों ना मिल रहा हो, कैश के लिए लिमिट यहां पर दी गई है। तो कैश की कितनी लिमिट है ये जानते हैं। बैंक के थ्रू कितना भी करें ट्रांजैक्शन कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव से अगर आपके फादर ने आपको 50 लाख रुपए बैंक के ट्रांसफर करें, गिफ्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं कैश किया है तो कितना कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। अब बात करते हैं कितना कैश गिफ्ट जो है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 269 ST, जो करता है कैश रिस्ट्रिक्शन से, यानी आप कैश जो है वो एक लिमिट से ज्यादा जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। आइए जानते हैं क्या लिमिट। तो नो पर्सन, तो यहां पर बोला है कोई भी व्यक्ति, यानी चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, फर्म हो, कंपनी हो, LLP क्यों ना हो, तो यहां पर कहा गया कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हमने ऑलरेडी बता दिया, आप खुद अगर इंडिविजुअल है तो यहां पर पर्सन में आ जाते हैं। अब आप रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा। तो यानी अगर आपने रिसीव किया है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो उस केस में आपको यहां पर पेनल्टी लग जाएगी 100%। मान लीजिए आपने अपने भाई से जो है गिफ्ट में पैसा लिया है 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख जो है वो आपने कैश में ले लिया है, तो ये पूरा का पूरा 100% आपको इसमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। यहां पर टैक्सेबिलिटी तो नहीं आएगी, लेकिन आपको कैश की, यहां पर कैश रिस्ट्रिक्शन जो था उसको आपने नॉन कंप्लायंस किया है तो उसके लिए पेनल्टी आ जाएगी। एग्रीगेट भी देखा जाएगा, ए पर्सन इन अ डे, यानी अगर कोई सिंगल व्यक्ति अगर आपको एक दिन के अंदर टुकड़े टुकड़े कर भी पैसे दे रहा है, यानी आपके भाई ने 2 बजे 50,000 दिए, फिर 3 बजे 50,000 दिए, फिर 4 बजे 50,000 दिए, ऐसे करके भी एग्रीगेट पूरे दिन में कितने पैसे दिए हैं, वो अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक ही दिन के अंदर आपको या पूरे साल में कभी भी आपको जो है वो यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश दिया है तो सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वो वहां पर पेनल्टी लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉ अगर कोई व्यक्ति करता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो उस केस में यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदार से भी क्यों ना यहां पर पैसा ले रहा है, तो हमने आपको बताया था कि 50,000 रुपए से ज्यादा जो वो आप कैश रिसीव गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं, 1,99,000 तक कर सकते हैं एक व्यक्ति से, सिंगल पर्सन से। तो ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 से ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन 1,99,999 रुपए से ज्यादा आप किसी भी व्यक्ति से पैसा जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। यानी कैश गिफ्ट की लिमिट क्या रख दी हमने, 1,99,999। इससे ज्यादा आप किसी से भी रिसीव नहीं कर सकते। आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सभी से यहां पर 1,99,000 रुपए तक रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मदर से आपने 1 लाख रुपए लिए, चलेगा। आपने ब्रदर से जो है 1,80,000 रुपए लिए तो भी चलेगा। आपने सिस्टर से जो है यहां पर 1,99,000 लिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं लेना है या सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आप करेंगे, यानी मदर से मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कैश में ले लिए,
तो वहां पर पूरे के पूरे 10 लाख पर आपको पेनल्टी लग जाएगी 100% की। आइए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, रिलेटिव से हो रहा है या नॉन रिलेटिव से हो रहा है, फ्रेंड से हो रहा है, फैमिली से हो रहा है, तो कब टैक्सेबिलिटी आएगी, आइए जानते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देख लें। अगर आपको कैश पैसा मिला है अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से 75,000 रुपये, तो ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी बताया है मनी अगर आपको 50,000 रुपये से ज्यादा अगर रिसीव हुआ है तो उस केस में टैक्स आपको लग जाएगा। वहीं अगर यहां पर 30,000 रिसीव हुआ होता तो टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं, आपको प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो आपके फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 5 लाख की है, तो इस पर टैक्स कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड से यानी नॉन रिलेटिव से या फ्रेंड से अगर कुछ भी मिला है, चाहे वो पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, वो आप पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस केस में टैक्स लग जाएगा। अब बिलियन फेयर मार्केट वैल्यू जो है फ्रेंड से मिली है 60,000 रुपये की, यहां पर भी आपको जो है वो टैक्स लग जाएगा। अब बात करते हैं, आपके पिताजी ने आपको फ्लैट जो है वो गिफ्ट किया है, 20 लाख की वैल्यू थी, क्या ये टैक्स होगा? नहीं, ये टैक्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो फादर है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर करता है, और फादर यानी रिलेटिव से अगर कुछ भी आपको मिल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी भी क्यों ना मिल रही हो, पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट है, टैक्स इस पर नहीं लगेगा 20 लाख पर। नेक्स्ट बात करते हैं, कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है मैरिज के दौरान फ्रेंड से। अब देखो, पैसा यहां पर फ्रेंड से मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा है, तो क्या यहां पर टैक्स होगा? नहीं दोस्तों, यहां पर भी टैक्स नहीं होगा, भले ही 1.5 लाख क्यों ना मिल रहा हो, कैश पैसा क्यों ना मिल रहा हो। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैरिज में मिल रहा है, तो हमने आपको बताया था अगर मैरिज में कोई भी गिफ्ट आपको मिल रही है तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है, फिर वो नॉन रिलेटिव से या फ्रेंड से भी क्यों ना मिल रही हो, यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, कितना भी नहीं आएगा। मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, यहां पर 1,99,000 रुपये तक आप फ्रेंड से ले सकते हैं मैरिज पे यानी शादी में। अब बात करते हैं, मैरिज में आपके जो रिश्तेदार है उनसे आपको मिला है, मदर से आपको 1 लाख रुपया मिला है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव है, ये सभी आपके रिलेटिव है, कजिन को छोड़ के, कजिन आपका रिलेटिव नहीं है। फादर से 1.5 लाख रुपया मिला है, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ब्रदर ने 5 लाख रुपए दिए हैं तो इस पर टैक्स लग जाएगा। अब इस पर क्यों टैक्स लग रहा है? कैश गिफ्ट मिली है, ब्रदर से मिली है, मैरिज ओकेशन पे मिली है, रिलेटिव से मिली है, क्योंकि यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस केस में यहां पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको पेनल्टी जो है वो 5 लाख रुपए की लगेगी, पूरी की पूरी 100% पेनल्टी लग जाएगी। यहां पर 269 ST जो हमने आपको बताया था, 5 लाख की पेनल्टी यहां पर लग जाएगी। सिस्टर है, सिस्टर से 2 लाख रुपए रिसीव हुआ है, यहां पर भी आपको 100% की पेनल्टी लग जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रदर सिस्टर से भले ही मैरिज में रिसीव हुआ है, रिलेटिव भी क्यों ना है, अगर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव है तो यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। कजिन से रिसीव हुआ है, नॉन रिलेटिव है, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर मैरिज के दौरान पैसा रिसीव किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बर्थडे पे आपने फ्रेंड और रिलेटिव से मिला है 1 लाख रुपया, तो यहां पर बर्थडे पे मिला है, क्या यहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी? यस, यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है। हमने सिर्फ कहा था सिर्फ मैरिज ओकेशन पर ही आपको जो गिफ्ट मिलेगी, चाहे वो नॉन रिलेटिव से क्यों ना हो, आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आपको बर्थडे पे या फिर एनिवर्सरी पे आपको मिल रहा है 50,000 रुपये से ज्यादा होगा, तो यहां पर जो है वो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, टैक्स यहां पर आपको लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बैंक से चेक के थ्रू मैरिज फंक्शन में पैसा मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है 3 लाख रुपए, यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो मैरिज के अंदर मिल रहा है और बैंक ट्रांसफर है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 2 लाख का यहां पर हमें नहीं देखना है। और मैरिज है तो चाहे नॉन रिलेटिव भी क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ब्रदर है, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, भले ही 10 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं, नॉन रिलेटिव से रिसीव हो रहे हैं 4 लाख, इस पर भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहां पर बैंक के थ्रू अगर आपको मैरिज में नॉन रिलेटिव से भी रिसीव क्यों ना हो रहा हो, फ्रेंड से रिसीव क्यों ना हो रहा हो, 2 लाख रुपए उससे ज्यादा भी क्यों ना है, तो यहां पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। कार गिफ्ट हुई है आपके नॉन रिलेटिव, यानी अपने फ्रेंड ने आपको कार दी है 15 लाख रुपए की, क्या यहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी? कार है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और यहां पर नॉन रिलेटिव से रिसीव हो रही है, मैरिज ओकेशन पर रिसीव नहीं हो रही है, तो क्या यहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रॉपर्टी में कार को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो हमने प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था शेयर हो गया, ज्वेलरी हो गई, बिलियन हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सभी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन कार आपकी यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके वजह से कार अगर नॉन रिलेटिव से रिसीव हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। कई बार आप देखते हैं कि डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने एक्टर को कार गिफ्ट करता है,
1 करोड़ की 2 करोड़ की कार गिफ्ट करता है, इस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ज्वेलरी आपने मिली है, गोल्ड ज्वेलरी मिली है, आपके मदर से गिफ्ट में मिली है, पूरी की पूरी 5 लाख की एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये कुछ केसेस हैं, एग्जांपल है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कैश गिफ्ट जो है अपने रिलेटिव से मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो है वो रिसीव ना करें। ऐसा करने पर आपको 100% पेनल्टी लग सकती है।